Hello everyone, welcome to Easy English Ed, and here I am today with a new lesson from the book Honeydew English textbook for class 8, and the lesson is This is Jodi's Fawn. So let's get started. Before you read, there are some questions for you, so let's go through them. Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. बहुत बार डॉक्टर के पास जाने के बजाय इंस्टेड मतलब उसकी जगह रशिंग टू द डॉक्टर के पास भागने के बजाय हम स्मॉल कट और बर्न छोटी छोटी जो चोट होती है जल जाता है उसको हम क्या करते हैं वी फाइंड क्विक हम कोई जल्दी एंड इफ़ेक्टिव जिससे वो ठीक हो जो उस पर काम करे ऐसे क्योर्स का मतलब होता है इलाज ढूंढते हैं यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम उन चीज़ों की मदद से जो हमारे घर पे इजीली अवेलेबल होती है. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर अ कट ऑन योर नी. अगर कभी घुटने पे अचानक कट लग जाए तो उस पर हम क्या लगाते हैं. अ बर्न ऑन योर आर्म, आपका हाथ अगर गलती से जल जाए तो उस पर हम क्या लगाते हैं. अ बी स्टिंग, अगर कोई मधुमक्खी काट ले तो उस पर हम क्या लगाते हैं. सो थिंक अबाउट इट. आपने क्या देखा है अपने घर में होते हुए. यू विल शेयर योर सजेशंस इन योर क्लास. In the story, Jodi's father has been bitten by a rattlesnake. See, Jodi is a boy और उसके फादर को काट लिया है किसने. रैटल स्नेक इज़ अ वेरी डेंजरस स्नेक और उस स्नेक ने उसके फादर को काट लिया है. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. उसने तुरंत एक डो को मारा और उसका दिल और लिवर निकाल के किस चीज़ के लिए यूज़ किया. अपने फादर की बॉडी से पॉइजन को निकालने के लिए. नाउ लेट्स सी व्हाट अ डो इज़. नाउ अ डो इज़ अ फीमेल डियर. एक हिरन, फीमेल हिरन को डो कहा जाता है. जोडी wonders what will happen to the little fawn left without a mother. And fawn is the baby of a deer. जो हिरन का बच्चा होता है उसको fawn बोलते हैं. And the mother is called as doe. Now let's start the first part. Jodi allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. जोडी के मन में बार बार क्या आ रहा था. उस फॉन का, उस बेबी डियर का ख्याल आ रहा था. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. वो उसे अपने दिमाग से हटा ही नहीं पा रहा था. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स. उसने अपने सपनों में उसको अपने हाथ में पकड़ा था. राइट, मतलब वो सोच रहा है बार बार उस फॉन के बारे में जिसकी माँ को, जिस डो को उसने मार के अपने फादर के लिए पॉइजन निकालने के लिए उसका हार्ट और लिवर यूज़ किया था. तो वो अब उसके बच्चे के बारे में, फॉन के बारे में सोच रहा है कि वो कैसा होगा. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. वो टेबल से उठा और अपने पापा के पास गया. पापा उसके जो है जिनको सांप ने काटा था, रैटल स्नेक ने काटा था. ही वॉज ऑन द बेड एंड ही वेंट टू हिज बेड साइड. पेनी ले एट रेस्ट. हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर बट द प्यूपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. वो जो है आराम कर रहे थे. उसके फादर का नाम पेनी है और वो आराम कर रहे थे. हिज आइज वर ओपन, उनकी आंखें खुली हुई थी, एंड क्लियर, एकदम साफ क्लीन आंखें. बट द प्यूपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. और जो उनकी आंखों में प्यूपल्स होता है, जो हमारी आंख के अंदर का एक पार्ट होता है, वो डायलेटेड था. जो आपकी आंख के सबसे बीच का सेंट्रल पार्ट होता है उसको प्यूपल कहते हैं. और वो जब डायलेट होता है तो वो थोड़ा बढ़ जाता है. बहुत से बार अगर आप किसी आई डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी कभी वो डॉक्टर भी ऐसी मेडिसिन डालते हैं जिससे आपका प्यूपल डायलेट हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है. एंड दिस वॉज हैपनिंग बिकॉज हिज फादर वॉज बिटन बाय अ स्नेक. जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा. जोडी ने अपने पापा से पूछा, आप कैसा फील कर रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है पापा. जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर. बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव. नाउ उसके पापा बोल रहे हैं कि अभी तो मैं ठीक हूँ बेटा. डेथ जो है वो मुझे लेने आई थी लेकिन अब वो कहीं और जाके थीविंग मतलब चोरी कर रही है. इसका मतलब है कि डेथ आई तो मेरे लिए थी, मुझे लेने के लिए आई थी, लेकिन वो मुझे नहीं ले पाई तो अब वो कहीं और जाके किसी और को ले रही है. बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव. लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत क्लोज शेव था. क्लोज शेव का मतलब है नैरो एस्केप, मतलब बाल बाल बचना. तुम्हें नहीं लगता कि मैं बाल बाल बचा हूँ. आई एग्री. उसके बाद जोडी ने बोला, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ.
Penny said, I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed. मुझे तुम पे गर्व है बेटा, जिस तरीके से तुमने अपने दिमाग को सही तरीके kept your head मतलब stayed calm in difficult situation. बहुत मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी आप अपने आप को, अपने दिमाग को ठंडा रख के डिसीजन लेना चाहिए. तो उसके पापा कह रहे हैं कि मुझे तुम पे गर्व है कि तुम अपने बहुत शांति से एक डिसीजन लिया और वो किया वट वॉज नीडेड, जो करना ज़रूरी था, यानी उसके फादर की जान बचाने के लिए उसका डो को मारना ज़रूरी था. राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. पा, यस सन. जोडी अपने पापा से बात कर रहा है. उसके पापा बोल रहे हैं, हाँ बेटा. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन. रिकलेक्ट का मतलब याद कर पाना. क्या आप उनके बारे में, आपको कुछ याद आ रहा है डो एंड फोन के बारे में? I can never forget them. The poor doe saved me. That's certain. तो उसके फादर ने कहा, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता. The poor doe, उस बेचारी हिरन ने मुझे बचाया है. That's certain. Certain मतलब sure, पक्का होना. Pa, the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. पापा, जो फॉन है, जो उसका बच्चा है, वो अभी भी शायद बाहर ही होगा. इट माइट बी हंग्री, हो सकता है कि वो भूखा भी हो, एंड वेरी स्केर्ड, और बहुत डरा हुआ भी. आई सपोज सो, हाँ मुझे ऐसा लगता है. उसके पापा ने कहा, पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन. उसने बोला, पापा अब मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ और अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है. क्यों ना मैं जाऊँ और देखूँ कि क्या मैं उस फ़ोन को ढूंढ सकता हूँ. एंड ब्रिंग इट हेयर. और उसके फादर ने पूछा, और तुम उसे यहाँ लेकर आओगे. एंड रेज इट, और मैं उसको पालूंगा. उसके जवाब में जोडी ने बोला, मैं उसको पालूंगा. पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग. उसके पापा एकदम चुपचाप लेटे रहे. और सीलिंग का मतलब होता है छत, जो हमारे घर की छत होती है, जिसे हम देख सकते हैं अपने रूम में बैठे बैठे, उसको सीलिंग बोलते हैं. और उसके फादर चुपचाप सीलिंग को देख रहे थे. बॉय, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन. हेम्ड इन का मतलब होता है किसी को ऐसी सिचुएशन में फंसा देना जहाँ से वो निकल ना पाए, यानी आप किसी से कोई ऐसी चीज़ मांग लें कि वो आपको ना कह पाए. तो उसी तरह उसके फादर कह रहे हैं कि बेटा तुमने तो मुझे फंसा दिया है. इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉन्स. फिर जोडी ने बोला कि उसको पालने में ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा पापा, वो बहुत जल्दी ही पत्ते और एकॉन्स खाना शुरू कर देगा. एकॉन्स जो होते हैं ओक ट्री का सीड होता है, जो एकॉन्स उनको बोलते हैं. यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज. जोडी के पापा ने कहा, तुम अपनी उम्र के लड़कों से ज़्यादा समझदार हो. वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू बी ब्लेम. और हमने उसकी मदर की जान ली है और अब हम किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो तो हमने ही लिया है. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. सन, आई कांट से नो टू यू. आई नेवर थॉट आई लिव टू सी अनदर डे. तो उसके फादर ने बोला, सही बात है, और ये बहुत ही अनग्रेटफुल, अनथैंकफुल होगा अगर हम उस बेचारे को वहाँ पर स्टार्व यानी भूखा मरने के लिए लीव इट यानी छोड़ दें. बेटा, आई कैन नॉट से नो टू यू. मैं आपको ना नहीं कह सकता. मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं दूसरा दिन देखूंगा, लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब है कि क्योंकि डो ने उनकी जान बचाई और उन्हें सांप ने काट लिया था, तो उन्हें लगा था कि वो मर जाएंगे, बट डो की वजह से उनकी जान बच गई, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ना नहीं बोला. Can I ride back with Millie Wheel and see if I can find it? तो यहाँ पर मिल व्हील जो है उनका एक दोस्त है, और फिर वो कहते हैं, उनके फादर ने बोला, जोडी के पापा ने बोला, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, कि अपनी मम्मी से कहो कि मैंने कहा है तुम जा सकते हो. He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. वो वॉक बैक क्वाइटली, ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस. चुपके से धीरे धीरे वापस गया और अपनी टेबल पे जाके बैठ गया. उसकी मदर वहाँ पर सबके लिए कप्स में कॉफ़ी को डाल रही थी. ही सेड, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन. कि पापा ने कहा है कि मैं वापस जाकर फ़ोन को यानी उस हिरन के बच्चे को ला सकता हूँ. शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर. क्योंकि वो कॉफ़ी कप में डाल रही थी, तो वो कॉफ़ी का पॉट उनके मिड एयर यानी हवा के बीच में उनके हाथ में था. वट फोन, कौन सा फ़ोन, कौन सा हिरन का बच्चा? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल. ये वो फ़ोन है जो उस हिरन का बच्चा है जिसको हमने मारा. वी यूज़ द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा. हमने उस डो के लिवर को इस्तेमाल किया ताकि पापा के अंदर से हम उस पॉइजन को निकाल सकें. शी गैस्प्ड. उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली. वेल, फॉर पिटी सेक,
सिर्फ हम उस पर दया करके। Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. पापा ने कहा कि ये बहुत गलत होगा, बहुत ही अन्याय है, और हम उसके लिए क्योंकि थैंकफुल हैं, हम अनग्रेटफुल हो जाएंगे अगर हम उसे भूखा मरने के लिए, स्टार्व मतलब भूखा मरने के लिए छोड़ दें। डॉक्टर विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट। तो डॉक्टर विल्सन थे वहाँ पर एक, उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात है मैम, इस दुनिया में कुछ भी आपको मुफ्त में नहीं मिलता है। जो ये लड़का है जोडी सही कह रहा है और उसके पापा भी सही कह रहे हैं। मिलविल सेड, ही कैन राइड बैक विद मी, आई हेल्प हिम फाइंड इट। तो मिलविल अपने घोड़े पे लेकर जोडी को जंगल में चला गया। उसने कहा ये मेरे साथ चल सकता है और मैं इसे फ़ोन को ढूंढने में मदद करूँगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसने हेल्पलेसली मतलब उन्हें लगा कि अब उनकी कोई बात नहीं मानेगा, और उन्होंने असहाय होकर वहाँ पे उस पॉट को कॉफ़ी के पॉट पे रखा। वेल इफ़ विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अगर तुम, और उसकी मम्मी ने कहा कि अगर तुम उसे दूध दे दोगे अपना, तो हमारे पास उसको खिलाने के लिए और कुछ भी नहीं है, तुम्हें उसको अपने हिस्से का दूध देना ही होगा। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिलविल ने कहा चलो बेटा अब हमें चलना है, हमें अब राइड करके घोड़े पे जाना है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, कि अब आप बहुत ज़्यादा देर के लिए तो नहीं जाओगे। जोडी ने क्या कहा, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं पक्का डिनर से पहले घर आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल अपने माउंटेड मतलब घोड़े पे चढ़ना, घोड़े के ऊपर चढ़कर बैठना, और उसने जोडी को भी अपने पीछे खींचकर बिठा लिया। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। क्या तुम्हें सच में लगता है फ़ोन वहीं पर है, क्या तुम मुझे उसको ढूंढने में मदद करोगे। We will find him if he's alive. How do you know it's a he? तो यहाँ पर ये था कि हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता है कि वो एक ही है। इट मीन्स दैट हाउ डू यू नो दैट इट्स अ डियर नॉट अ डो। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फॉन पासेस, द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो उसके स्पॉट्स हैं वो एक लाइन में है, यानी जो मेल डियर होता है उसके सारे स्पॉट्स एक लाइन में होते हैं इस तरीके से। लेकिन पासेस जो डो फॉन जो फीमेल डियर होती है, द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। एवरी विच में का मतलब है इन ऑल डायरेक्शंस, यानी उसके बॉडी पे स्पॉट्स का कोई भी पैटर्न नहीं होता है, हर डायरेक्शन में कहीं पे भी आपको ऐसे स्पॉट्स दिख जाएंगे ऑन अ डो फॉन फीमेल डियर के ऊपर, राइट। नाउ दीज आर 4 of the questions. What had happened to Jodi's father? We will be discussing them very briefly, but इसके आंसर आप लोग खुद ही लिखेंगे, but I'll give you just little hints. What had happened to Jodi's father? That Jodi's father was bitten by a rattlesnake. How did the doe save Penny's life? Now Penny was Jodi's father, and how did the doe save his life? अब हम यहाँ पे सन की बात करेंगे। जो जोडी है उसने अपने फादर की लाइफ कैसे बचाई, दैट ही किल्ड द डो एंड यूज्ड हिज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन फ्रॉम हिज फादर्स बॉडी, that's how he saved Penny's life. Now third question, why does Jody want to bring the fawn home? The Jody was concerned and worried, वो बहुत चिंता कर रहा था उस fawn की, because he killed his mother to save his father's life, so he thought that it's his responsibility to take care of the fawn. How does Jody know that the fawn is a male? जोडी को कैसे पता था कि जो fawn है वो एक मेल fawn है, वो एक जो है मेल डियर है, तो उसे कैसे पता चला? He knows that the spots on his body were all in a line. His father has told him that on a male fawn the spots will all be in a line, whereas on female doe fawns the spots are in all the directions. I hope that is clear. Now let's move to the second part. Jody gave himself over to thoughts of the fawn. Now Jody was just thinking about the fawn. वो सिर्फ fawn के बारे में ही सोच रहा था. They passed the abandoned clearing. उन्होंने एक ऐसी, जो abandoned का मतलब है छोड़ा हुआ, जिसपे कोई ना रहता है ना वो किसी को belong करती है. Clearing एक ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पर कुछ उगता नहीं है. He said, cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. Now
जोडी जो है वो मिलविल को डायरेक्शन बता रहा है कि आप नॉर्थ की तरफ चलिए. इट वॉज अप हेयर, यहीं ऊपर की तरफ जो उसके फादर थे. ही गॉट बिटन बाय द स्नेक, उनको सांप ने काटा था और वहीं पे उसने डो को मारा था. एंड आई सॉ द फॉन, उसने वहाँ पर उस हिरन के बच्चे को देखा था. सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम. तभी जोडी का मन कर रहा था कि ये जो मिलविल है इसे मेरे साथ अनविलिंग. जोडी वॉज अनविलिंग यानी जोडी नहीं चाहता था कि उसके साथ वहाँ पर मिलविल उस समय पर हो. इफ़ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. क्योंकि वो उसकी डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि निराश हो जाना. तो जोडी को लग रहा है अगर फ़ॉन मर चुका होगा या वो नहीं मिलेगा तो वो मिलविल की निराशा नहीं देख पाएगा, वो नहीं देखना चाहता. एंड इफ़ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट. और अगर वहाँ पर फ़ॉन होगा तो फ़ॉन से मिलना उसे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा और उसे सीक्रेट रखना चाहेगा कि वो नहीं चाहेगा कि कोई और उस फ़ॉन से मिले, वो खुद ही उस फ़ॉन से मिलना चाहता है. तो यहाँ पे 2 रीज़न है कि वो मिलविल को अपने साथ नहीं चाहता है कि कहीं फ़ॉन मर गया होगा तो मिलविल निराश होगा, और अगर फ़ॉन ज़िंदा होगा तो वो उससे मिलने की खुशी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता है. He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये अब ज़्यादा दूर तो नहीं है, बहुत दूर नहीं है, बट जो स्क्रब है वो बहुत थिक है. थिक स्क्रब का मतलब है यहाँ पे पेड़ पौधे झाड़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं एक हॉर्स के लिए. आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं लेकिन पैदल चल के जा सकता हूँ. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और बिटन बाई द स्नेक टू. फिर यहाँ पे मिलविल कह रहा है लेकिन मैं तुम्हारे लिए डर रहा हूँ लड़के, कहीं अगर तुम खो गए या तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो. आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड. लीव मी ऑफ राइट हेयर. तो यहाँ पर जोडी ने बोला मैं अपना ध्यान रखूँगा और मुझे लगता है कि बहुत लंबा टाइम लगेगा मुझे भी ढूंढने में फ़ॉन को, अगर वो इधर उधर भटक गया होगा. लीव मी ऑफ राइट हेयर, आप मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए. ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट. तो अब मिलविल जो है उसको डायरेक्शंस बता रहा है और कह रहा है कि तुम आराम से करना, ठीक है, तुम्हें पता है इधर नॉर्थ है और ईस्ट. तो उसने बोला, देन जोडी ने रिप्लाई किया, देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बेयरिंग. तो उसने बताया कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो इस तरफ है और ईस्ट डायरेक्शन उस तरफ है. और जो टॉल पाइन यहाँ पे एक ट्री है, मेक्स द बेयरिंग मतलब है कि ये यहाँ पे एक कंपस की तरह है जो मुझे डायरेक्शन बताएगा और डायरेक्शन जो बताएगा कहाँ पर नॉर्थ है कहाँ पर साउथ है, और मैं खोऊंगा नहीं, मैं रास्तों को पहचान पाऊंगा. सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड. यहाँ पर सो लॉन्ग का मतलब होता है गुड बाय टिल वी मीट अगेन. यानी अब हम जब भी मिलेंगे उस टाइम तक के लिए आप किसी को गुड बाय बोलना. तो सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड. ऑब्लाइज्ड मीन्स थैंकफुल. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट. उसने वेट किया हूव्स के साउंड पर रुकने का. हूव्स क्या होते हैं? जो घोड़े के पैर होते हैं ना, आपने ऐसे देखे होंगे, जो घोड़े का पैर का आगे का पार्ट होता है. सिंगुलर इज़ हूफ एंड प्लूरल इज़ हूव्स. तो उस हूव्स के, उस घोड़े के पैरों की चलने की आवाज़ के रुकने का वेट किया और फिर वो राइट मुड़ गया. द स्क्रब वॉज स्टिल, वहाँ पर घनी झाड़ियाँ थी. ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग साउंड्स अक्रॉस द साइलेंस. सिर्फ उसके पैरों से जो ट्विग्स, जो छोटी छोटी ट्विग्स का मतलब होता है लकड़ियाँ, छोटी छोटी लकड़ियाँ जिस पे पैर रखने के बाद क्रैकलिंग, टूटने की आवाज़ आती है, वही सुनाई दे रही थी पूरे साइलेंस में. ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. उसे अचानक ये भी लगा, उसने ये भी वंडर किया, सोचा, इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कहीं वो अपनी डायरेक्शन को भूल तो नहीं गया, गलत डायरेक्शन में तो नहीं वो बढ़ रहा है. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. अब यहाँ पे बजर्ड क्या होता है? एक बहुत बड़ा बर्ड होता है जो वल्चर, गिद्ध की तरह होता है और मरे हुए जानवरों को खाता है. तो उसके सामने अचानक से एक बजर्ड आया और अपने पंखों को फ्लैप करके हवा में उड़ गया. ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. वो वहाँ पे एक क्लियरिंग में आया. क्लियरिंग मैंने आपको बताया एक साफ़ की गई जगह जहाँ पर लोग खेती करते हैं, ओक ट्रीज़ के नीचे, ओक के पेड़ के नीचे. ओक इज़ अ टाइप ऑफ ट्री. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. तो जो बजार्ड्स थे, बहुत सारे बजार्ड, यहाँ पे हमने पहले जो पढ़ा था सिंगुलर था, अभी बजार्ड्स प्लूरल है. वो एक घेरा करके बैठे हुए थे, सर्कल में बैठे हुए थे. अराउंड द, किसके अराउंड? बीच में कैरकैस ऑफ द डो था. कैरकैस मीन्स द डेड बॉडी.
कैरकैस ऑफ डो इज डेड बॉडी, तो वो सारे बजार्ड्स जो थे उस डो को खाने के लिए बैठे हुए थे. दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम. उन्होंने अपने सर को उसकी अपने नेक्स के ऊपर उठाया हुआ था अपने सर को और हिसिंग साउंड निकाल रहे थे. ही थ्रू हिज bow एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री. bow क्या होता है? द bow इज़ अ लकड़ी का एक पीस, मतलब टहनी आप कह सकते हो, पेड़ की टहनी. तो जोडी ने उनके ऊपर से फेंका और वो सारे उड़कर साथ में एक ट्री था एडजेसेंट, मतलब वहीं पर एक पास में एकदम साथ में एक पेड़ था, उसके ऊपर जाकर बैठ गए. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the doe to the carrion birds. वहाँ पर जो मिट्टी थी उसमें लार्ज कैट प्रिंट्स थे. लार्ज कैट प्रिंट्स मतलब बड़ी कैट, जैसे कि आप सोच सकते हैं जो कैट फैमिली की बड़ी बड़ी कैट्स होती हैं, लाइक लेपर्ड, टाइगर, मे बी लाइक दैट. तो वो जो हैं दे किल्ड फ्रेश, वो तो एक फ्रेश जानवर को मार के खाती हैं, वो कभी मरे हुए जानवर को नहीं खाती हैं. एंड दे हैड लेफ्ट द डो, और जो मरा हुआ डो था उन्होंने उसको लेफ्ट मतलब छोड़ दिया. किसके लिए? टू द कैरियन बर्ड्स. कैरियन मतलब जो बर्ड्स डेड एनिमल्स की डेड बॉडी को खाते हैं, उन बर्ड्स के लिए उन्होंने उसे छोड़ दिया था. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन. नाउ वो वहाँ पर गया जहाँ पर उसने फॉन को देखा था, और वहाँ पे घास को हटा कर देखा, जैसे बहुत सारी घास थी उसको बीच में से अलग करके देखा, हटा कर देखा कि क्या वहाँ पर फॉन है. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे. उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कल की बात है. द फॉन वॉज नॉट देयर. वो हिरण का बच्चा वहाँ पर नहीं था. ही सर्कल द क्लियरिंग. उसने जो क्लियरिंग यानी जो वहाँ पर खाली रास्ता था उसके इधर उधर चेक करा. देयर वॉज नो साउंड, नो साइन. ना वहाँ पर कोई इसका निशान था, ना वहाँ पर उसकी कोई आवाज़ आ रही थी. द बजार्ड्स क्लैक देयर विंग्स. और जो बर्ड्स थी बजार्ड्स जो डेड बॉडी खाना चाहती थी, वो अपने विंग्स को हिला रहे थे. इम्पेशेंट यानी वो बहुत उतावले हो रहे थे. टू रिटर्न टू देयर बिजनेस. अपने बिजनेस यानी अपने काम के लिए. वो क्या काम कर रहे थे? वो उस कैरकैस ऑफ डो, जो डेड बॉडी, हिरन की डेड बॉडी के आसपास बैठ के उसे खाना चाहते थे, उस काम को करने के लिए. ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड एमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स. वो वहाँ पर वापस आया जहाँ पर उसने फॉन को देखा था. एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स. वो अपने हाथ पैरों पे नीचे बैठ गया. स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स. और उसने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे छोटे छोटे हूफ प्रिंट्स थे. तो ये हूफ प्रिंट्स किसके थे? ये उस फॉन के, उस हिरन के बच्चे के फुट प्रिंट्स थे. द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल द ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बर्ड्स. तो रात में जो बारिश हुई थी उससे सब कुछ धुल गया था. ट्रैक्स मतलब रास्ते में जो उस फॉन के निशान थे. सिर्फ क्या था वहाँ पर? सिर्फ कैट, जो बिग कैट हमने बताया, उसके निशान थे और बजार्ड्स के निशान थे. अगेन वी हैव 2 questions फ्रॉम द कॉम्प्रहेंशन चेक. जोडी डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 reasons. व्हाट वर दे? एज आई टोल्ड यू द 2 reasons दे वर गिवन हेयर. दैट उसको लगा कि इफ़ द फॉन वॉज डेड और ही कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव मिलविल्स डिसअपॉइंटमेंट. एंड इफ़ the second one is if he met the fawn or if he found the fawn, he wanted it to be a secret meeting and he didn't want to share that happiness with Melville. Right, ये 2 reasons आप दे सकते हैं. Second one, why was Melville afraid to leave Jody alone? So यहाँ पर है that maybe Melville was afraid to leave Jody alone because he was worried that he might get lost or he might get he can also get bitten by the snake. वहाँ पे एक snake भी उसको काट सकता है या वो खो जाएगा.